सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव अहेड। हमने अभी तक सीरीज़ कॉम्बिनेशन देखा था लास्ट वीडियो में, राइट? किसका? रेजिस्टेंसेस का। अब थोड़ा सा ये सब पुरानी चीज़ें ही, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं पता। नाउ से अब हमें देखना है पैरेलल का, राइट? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये सब भी आपने पहले देखा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या मैंने बताया था, इस तरीके से एक पॉइंट पे सारा एंड जुड़ा होता है, दूसरे पॉइंट पे सारा दूसरा एंड सबका जुड़ा होता है एक साथ, ठीक है? ये वाला एंड जो है रेजिस्टेंस का, ये एक पॉइंट पे सबका एक साथ, इस पॉइंट पे ये वाला एंड है सबका। सेल से कनेक्ट कर, सेल्स तो रहेंगे ही, तभी तो करंट फ्लो करेगा। तो ये करंट जाएगा। पिछली बार आपने देखा था एक ही रास्ता था, मैंने बताया था, तो सब करंट को इधर से ही जाना था, इस कारण करंट हमेशा सेम होता है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, करंट गया। अब ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो डिवाइड हो जाएगा अलग अलग रास्ता। कुछ इसमें चला गया I1, कुछ इसमें चला गया I2, कुछ इसमें चला। वापस जब मिलेगा तो तीनों मिला के वो जितना गया था वही आ जाना चाहिए, यहाँ पे फिर से I आ जाएगा, ठीक है? लेकिन पोटेंशियल सब में सेम रहता है क्योंकि एक ही पॉइंट के बीच में है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट गेट्स डिवाइडेड, वो डिवाइड हो जाता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स, ठीक है? तो सपोज़ कीजिए मुझे करंट की वैल्यू निकालनी हो, जैसे पिछली बार पोटेंशियल डिवाइडेड था हमने, तो टोटल पोटेंशियल इक्वेट किया था। इस बार टोटल पोटेंशियल तो सेम है, तो करंट जो डिवाइड हो गया है हम देखते हैं वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। एज़ पर ओम्स लॉ हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर। आई क्या हो जाएगा? V बाई आर। तो I1 क्या होगा? V बाई R1। V तो सब जगह सेम ही है, V बाई R1। I2 क्या हो जाएगा? V बाई R2। I3 क्या हो जाएगा? V बाई R3, ठीक है? अब ये सारे करंट को मैं जोड़ूंगा तो उतना ही करंट मुझे मिलेगा। अब फिर से मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। मतलब इक्विवेलेंट मतलब मैं इन तीनों को हटा के कोई एक रेजिस्टेंस लगा दूं तो वो भी वही काम करे जो तीनों मिल के कर रहे हैं, यही होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो से डिफाइन कर चुका मैं ऑलरेडी, से आर इक्विवेलेंट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है? तो टोटल जो करंट निकलेगा आई जो है उसको अब हम क्या बोल रहे हैं, एक ही रेजिस्टेंस इन तीनों की जगह, तो क्या हो जाएगा? आई V बाई आर इक्विवेलेंट, राइट? और ये फाइनल आई जो है किसके बराबर होगा? ये तीनों I1 I2 I3 को जोड़ने के बाद, ठीक है? एक साथ लिखता हूँ, आई जो होगा वो क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर, राइट? तो आई को मैं क्या बोल सकता हूँ? V और R इक्विवेलेंट ले सकता हूँ, तीनों को हटा के एक रखना है। V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 प्लस ऐसे ही जुड़ता जाएगा। अगर चौथा होता पाँचों, इसमें V भी कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, दिस इज योर बायोलॉजी वाला पार्ट। क्या हो जाएगा? 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है? दिस इज़ हाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है? अब सीरीज़ और पैरेलल का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है एक साथ, तो वो सब आप लोग देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव नहीं करेंगे, दो चीज़ें कंबाइंड हो आपस में तो कैसे करते हैं, ठीक है? नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट सेल्स, बैटरीज, ये सब हम जो देखते हैं। EMF इज़ वन टर्म, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये कोई डिफ़िकल्ट टर्म नहीं है, मैं बता रहा हूँ ये सब क्या है, इजीली आप समझ जाओगे ये सब चीज़ें, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो दो तीन टर्म आपको अब देखना है, क्या? सेल्स,
इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको इन शॉर्ट हम लोग बोलते हैं EMF, ठीक है। तो सेल्स तो आपको पता ही है, सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। से दिस इज़ योर बीकर, यहाँ पे आप इलेक्ट्रोड लगा रहे हो, ठीक है। दिस इज़ योर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दिस इज़ योर नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक। पॉजिटिव को हम जनरली क्या बोलते हैं, और ये प्रेजेंट होता है, ये डिप्ड होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में जो कंडक्ट कर सकते हैं। दीज आर इलेक्ट्रोड्स, दे आर इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो सेल क्या होता है, और फिर इनको हम वायर से कनेक्ट करते हैं, बिजली की सप्लाई इसमें, ताकि कंडक्ट करे करंट, तो हमें पता लगे, ठीक है, वायर से। तो अभी देखो ये सेल्स क्या होता है, सेल्स आर अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव electrodes dipped in electrolytes। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसको बोलते हैं एनोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड इसको बोलते हैं कैथोड। तो जब आप इनको ये डिप करते हो, तब सपोज करो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, मान लो V+ है, ठीक है, इसका पोटेंशियल V+ है और इसका पोटेंशियल V-, ठीक है। से अभी तो कुछ है नहीं यहाँ पे, पोटेंशियल ऑफ एनोड इज इक्वल टू V+, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इसका मान लो। पोटेंशियल ऑफ कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो उसको बोलते हैं V-, मान लेते हैं, ठीक है। अभी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, आपको ये मान के चलना है, ठीक है। व्हेन देयर इज़ नो करंट, व्हेन देयर इज़ नो करंट मीन्स ओपन सर्किट, दैट इज़ ओपन सर्किट, अभी सर्किट क्लोज नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। देन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V+ V-, अच्छा ये नेगेटिव पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V+- V-, ठीक है। मान लो इसको V से डिनोट करते हैं। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन ओपन सर्किट। नेचुरली इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तभी तो कुछ तो पॉजिटिव नेगेटिव है। इसको हमने डिप किया है किसमें, सॉल्यूशन में, ठीक है। जब ओपन सर्किट है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है वायर के थ्रू, तो उस केस में जो छोटा मोटा जो भी पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है इनके बीच में, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स पे नहीं जाना, दिस इज नॉट अ फोर्स, इट इज़ अ potential difference. So when there is no current, the potential difference between electrodes is called इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ फोर्स, दिस इज़ नॉट अ फोर्स बट अ
पोटेंशियल डिफरेंस। पुराने ज़माने में क्या था कि लोगों को उतना ज़्यादा पोटेंशियल वगैरह के बारे में पता नहीं था जब करंट वगैरह डिस्कवर, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि इनके बीच में कुछ तो फोर्स लगा होगा जिसके कारण करंट फ्लो करना शुरू किया गया। तो दैट इज़ वाई इट वाज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे बोलते हैं ना, कोई भी जैसे गाड़ी खड़ी है, चलना शुरू कर गई, तो हम बोलते हैं ना कि हाँ एक फोर्स लगा होगा तभी वो चलना शुरू, इंजन का फोर्स लगा। तो वही चीज़ था पहले। लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो चूँकि इलेक्ट्रिक करंट के कारण फोर्स आ रहा था, करंट फ्लो करना शुरू किया, तो लोगों ने नाम दे दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। अब चलो मान लो सर्किट को ओपन कर देते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, ठीक है। आर रेजिस्टेंस लगा दिया हमने, ठीक है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो करंट इधर से फ्लो कर, हमें पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है करंट। दिस इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नाम लिख देता हूँ, दिस इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो अंदर करंट कहाँ फ्लो करेगा, ऐसे जा रहा है तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, वायर में मतलब, ठीक है। नाउ let us connect external resistance R. Now the circuit is closed. Now the circuit is closed and I current starts moving from positive to negative electrode, negative electrode through resistance, through R, ठीक है। ऐसे ही होगा, हमें पता ही है। अब हमने एक वायर के थ्रू रेजिस्टेंस लगा दिया तो इनके पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो करना शुरू करेगा। आई करंट फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कहाँ से फ्लो करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, तभी तो ये सर्किट कंप्लीट होगा, राइट। but inside the electrolyte current flows from negative to positive electrode, ठीक है, क्लियर। तो जब हमने पहले कोई वायर कनेक्टेड नहीं था तो सर्किट ओपन था, इनका कोई कांटेक्ट नहीं था, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू था, तो उस समय जो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस था उसको हमने बोल दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब मैं बोल रहा हूँ सर्किट को क्लोज करते हैं, एक बाहर से वायर के थ्रू लगा दिया मैंने रेजिस्टेंस। तो चूँकि अब वायर लगाया है, इनके बीच में हल्का सा कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है ही, तो करंट फ्लो करना शुरू करेगा। तो करंट हमेशा कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो सर्किट कैसे कंप्लीट होगा, जब इलेक्ट्रोलाइट में करंट कैसे फ्लो करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अभी तो ये साइकिल चल रहा है, ठीक है। तो जब ये अंदर से मूव कर रहा था तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी तो कुछ अपोज करने की कोशिश, कोई भी चीज़ अपोज करने, भले ही कंडक्टर है लेकिन थोड़ा सा तो रेजिस्टेंस होता ही है। तो जब करंट इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट जो अपोजिशन देता है, जो रेजिस्टेंस देता है करंट को, उसे ही बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि अंदर का रेजिस्टेंस है वो। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय electrolyte solution when current is flowing through it. So the electrolyte also offers some resistance to what, current. This resistance offered by electrolyte to the current, जो करंट इससे फ्लो कर रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट is called internal resistance of the cell, internal resistance of the cell। तो ये एक्चुअली इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका रेजिस्टेंस होता है, बस सिंपल भाषा में अगर बोले तो, ठीक है। अब सपोज करो एक सिचुएशन जब ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो, इनफाइनाइट हो,
नाउ से R इज इक्वल टू इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। I क्या होता है, V बाई आर, तो ये क्या हो जाएगा, V बाई इनफाइनाइट है, तो किसी भी चीज़ को इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, जीरो, देन करंट बिकम्स जीरो, करंट बिकम्स जीरो, कोई करंट नहीं जाएगा, जाहिर सी भी बात है। अगर ये इन बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी तो करंट थोड़ा ही जाएगा, हमें पता है ये रेजिस्टेंस नाम ही है, इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, राइट। लेकिन मान लीजिए ऐसा है नहीं, ठीक है, बट इन जनरल कंडीशन, जनरल कंडीशंस I इज इक्वल टू वी बाई आर। अब हमें यहाँ पे पोटेंशियल के बारे में थोड़ा देखना है। पोटेंशियल यहाँ पे दो तीन चीज़ों के कारण है, ठीक है। दिस हैज़ मल्टीपल वैल्यूज़, फर्स्ट EMF डिनोटेड बाई ये जो हमने यहाँ पे निकाला था, ठीक है, दिस EMF, इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाई इस तरीके से एप्सन लिखा जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली इस तरीके से डिनोट करेंगे हम, ठीक है। दूसरा, तो ये उस समय था जब कोई मतलब इन इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल, तो जब करंट भी फ्लो करेगा तो भी इनका डिफरेंस जो पोटेंशियल का होगा तो रहेगा ही। दूसरा पोटेंशियल क्या होगा, अब करंट फ्लो कर रहा है, ये भी रेजिस्टेंस दे रहा है, ठीक है, ये भी मतलब इलेक्ट्रोलाइट भी रेजिस्टेंस दे रहा है, तो एक पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट के कारण होगा, पोटेंशियल इन इलेक्ट्रोलाइट, उससे भी तो करंट जा रहा है ना, उसका भी रेजिस्टेंस हमने बोला इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है उसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, किससे करते हैं, स्मॉल आर से, डिनोटेड बाई आर, ठीक है। तो इसके थ्रू पोटेंशियल क्या है, करंट तो आई ही है, पोटेंशियल इन इलेक्ट्रोड, तो उसको किससे डिनोट करोगे, आई आर होता है पोटेंशियल, V इज इक्वल टू आई आर, तो आई करंट है, इसका रेजिस्टेंस कितना माना है, स्मॉल आर, ठीक है। और तीसरा पोटेंशियल अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो भी तो होगा इसके थ्रू, तो इसके थ्रू कितना, वही V आई आर, तो आई है और आर कैपिटल आर है, तो कितना हो जाएगा, आई आर, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस चीज़ का, ये पोटेंशियल होगा सोर्स, टोटल पोटेंशियल के बराबर होगा, सोर्स पोटेंशियल के बारे में जिसके कारण करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ द इफेक्टिव पोटेंशियल ड्यू टू विच करंट फ्लोज, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं कि देखिए पहले एक पोटेंशियल इनके बीच में एग्जिस्ट करता है, हमने उसको नाम दिया था जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो उसको EMF बोल रहे थे। तो जब करंट फ्लो करेगा तो भी इनका तो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो तो एग्जिस्ट करेगा ही, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस मेरा वो हो गया, ठीक है। अब करंट इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू भी फ्लो कर रहा है, इसका भी रेजिस्टेंस होता है, आई करंट फ्लो कर रहा है, हम जानते हैं पोटेंशियल क्या होता है, IR, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोलाइट के कारण भी होगा, तो आई स्मॉलर इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसके कारण करंट फ्लो कर रहा है, राइट। तो मान लीजिए इफेक्टिव पोटेंशियल तो हम V बोल रहे हैं, तो ये किसके बराबर होगा, EMF माइनस आई आर के बराबर होगा, ठीक है। और ये इफेक्टिव हमने किसको बोला है, IR को, तो IR इज इक्वल टू E माइनस IR, ठीक है, ये हमने दिया। इसको इधर लेके आओ, IR प्लस IR इज इक्वल टू ये I को कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, R प्लस R इज इक्वल टू दिस थिंग, मतलब EMF, तो I बिकम्स EMF अपॉन R प्लस R, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग, ऐसा भी होता ही है, V के I क्या होगा, V बाई आर, पोटेंशियल बाई R, तो ये EMF है पोटेंशियल, R क्या होगा टोटल, इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और जो रेजिस्टेंस मैंने बोला था, जो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट था, यही दो रेजिस्टेंस काम कर रहा है,
ठीक है। प्रैक्टिकली इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है बहुत कम होता है, प्रैक्टिकली आर जो होता है बहुत बड़ा होता है आर से, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा ऑफर नहीं, हम बोलते हैं ना कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, करंट फ्लो करता है, तो देन आर इज इक्वल टू 0। सो आई क्या हो जाएगा, EMF बाई आर, एनीवेज हम जानते हैं आई इज V बाई आर। और मैक्सिमम करंट कितना आ सकता है, मैक्सिमम करंट कितने का होगा, जब ये मिनिमम हो जाए तब ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर है। और ये मैक्सिमम कब होगा, जब R 0 होगा, क्योंकि मैक्सिमम रेजिस्टेंस तो R ही है, ये तो हम बोल रहे हैं कुछ नहीं होता है, ठीक है। मैक्सिमम करंट कब होगा, करंट फ्लोज व्हेन कैपिटल R इज इक्वल, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो वही है, क्योंकि हम मानते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता है, बिकॉज वी कंसीडर internal resistance to be very small. So when capital R is equal to 0, then I is equal to E by R plus R is equal to ये 0 plus R, so I becomes, तो जब सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट का ही रेजिस्टेंस हो जो कि एनीवेज बहुत कम होता है, तो उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। अगर मान लो ये रेजिस्टेंस में नहीं लगाता तो हाईएस्ट करंट फ्लो कर रहा होता, जब अगर लगा देता क्या सिर्फ वायर होता तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि रेजिस्टेंस किसके कारण होता है, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के कारण होता। एनीवेज ये तो अंडरस्टूड है। सो लेट मी क्लोज दिस वीडियो एंड देन आफ्टर आई विल टेल यू द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और पैरेलल कॉम्बिनेशन, then we will study about 2-3 instruments, potentiometer, meter bridge, Wheatstone bridge, और एक important law that is Kirchhoff's law। ओके, Kirchhoff's law नहीं, रूल पढ़ेंगे हम लोग करंट का। एक कॉम्प्लेक्स सर्किट हो तो वहाँ पे कैसे करंट निकालते हैं, दैट इज ऑल Kirchhoff's सर्किट लॉ वगैरह एंड लूप लॉ, ठीक है। सो लेट मी क्लोज दिस, थैंक यू।